हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप? आई माया शर्मा वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला, जो ब्रांड नहीं इमोशंस है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अनदर MIQ एंड दैट इज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. यानी कि कॉन्कर्ड का मतलब होता है किसी के लिए सहमति जताना, किसी के लिए अग्री करना या फिर मान जाना. राइट है. सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्रीमेंट करना है. तो आज का जो ये टॉपिक है ये दिखने में बहुत ही सिली सा है, बहुत इजी बीजी लगता है. बस आपको इसकी कुछ ट्रिक्स या फिर कुछ गेट, ये दोनों को लर्न करना है. कुछ ट्रिक्स होंगी, कुछ गेट्स होंगी, और इसके बाद यू आर एबल टू सॉल्व योर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कह लीजिए, अग्रीमेंट कह लीजिए, जो भी आपके दिल में आए आप वो कह सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, थोड़ा सा मैं कलर बना लेती हूँ यहाँ पे. हाँ जी. अब देखो यार, क्या है कि सबसे पहले ये आ सकता है MCQ के फॉर्म पे. ठीक है. MCQ यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर सेकंड जो वर्जन आ सकता है वो है एडिटिंग के फॉर्म पे, एरर स्पॉटिंग भी बोलते हैं जिसको, या फिर फिलर्स के फॉर्म पे भी आ सकता है जिसको हम लोग क्लॉज फिलर्स बोलते हैं. तो ये 3 और 4 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से. इसका जो वेटेज है वो आई थिंक 3 to 4 मार्क्स का था, अगर हम लोग सैम्पल पेपर में देखें इसका CBSE ने जो लॉन्च किया था या जो उसने पब्लिश किया था उसके हिसाब से. तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट करना. इसको सॉल्व करने से पहले आप YouTube पे दिया हुआ है एक मैडम का, नुपुर मैम का मैप रीडिंग दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? माइंड मैप. ठीक है. आप इसको जरूर मस्ट वॉच. पहले आप इसको देखिए इस वीडियो को, उसके बाद आप इस वाले सेक्शन को इजीली सॉल्व कर पाओगे. क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़े से ट्रिक्स बताने जाऊंगी, थोड़ी सी और चीज़ें डिस्कस करूंगी, तो वीडियो हो जाती है लंबी और फिर आप रोने लग जाते हैं आंसू बहा बहा के, ग्लिसरीन लगा लगा के. ठीक है. तो वो मैं नहीं रोने दूंगी आपको. तो आज हम लोग डायरेक्टली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले थोड़ी बहुत हम इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं. थोड़ी बहुत हम इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं. 1 मिनट रुकिए. ठीक है बेटा. सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसके लॉजिक जो है, रूल्स जो हैं वो समझ लेंगे. तो मैंने आपको बता दिया है ये MCQ के फॉर्मेट पे आ सकता है, एडिटिंग पे आ सकता है, फिलर्स के फॉर्म पे आ सकता है. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे 1-1 मार्क्स के, तो वो आप इजीली कर लोगे. राइट. ओके बेटा. फटाफट से यार शॉर्ट में इसके रूल्स को समझ लेते हैं. चलिए. ओके. यार देयर इज सर्टेन थिंग्स जो आपको दिमाग में सेट करना है. तो सब्जेक्ट ने कहा मैं कुछ कंडीशंस पे, मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही तेरे साथ अग्री करूंगा, पहले मुझे सारी टर्म्स बता. तो पॉइंट नंबर 1 आप यहाँ पे देखिएगा बहुत ही ध्यान से. कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है, आराम से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. टाइम बचे इसलिए मैम ने पहले ही यहाँ पे ये नोट्स लिख लिए हैं ताकि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो देखनी ना पड़े. रूल नंबर 1 है बेटा यहाँ पे. रूल नंबर 1 है कि सब्जेक्ट बोल रहा है कि अगर मैं सिंगुलर हूँ तो तुझे भी सिंगुलर रहना पड़ेगा. तो फटाफट से आप पेन पेपर लेके ये रूल्स लिख लीजिएगा. इन्हीं रूल्स के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 है प्लूरल सब्जेक्ट होगा. प्लूरल सब्जेक्ट मतलब होता है एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा पर्सन. तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा, वो भी प्लूरल ही होगा. ठीक है बेटा. समझ में आ रहा है क्या? दिस इज ऑल अबाउट क्लियर है. तो यहाँ पे प्लूरल होगा. रूल नंबर 3 में बोला है कि जब भी बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, जब भी बात होगी अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा यूज में आएगा
सिंगुलर वर्ब। अभी मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूंगी प्लूरल वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा रूल नंबर 4 है कि जब भी किसी टाइटल ऑफ बुक यानी किसी बुक का टाइटल हो, कोई प्ले की बात हो, कोई स्टोरी हो, म्यूजिक कॉम्पोजिशन हो, कोई भी ऐसी बात होगी तो उसका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, ऑल्दो वो प्लूरल ही क्यों ना हो, इवन दो दे आर इन प्लूरल। यानी कि अगर वो प्लूरल फॉर्म में भी दिया हुआ है तो भी आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। ये आपका रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 5 की अगर बात कर ली जाए तो रूल नंबर 5 में ये कह रहा है कि अगर तुम डील करोगे टाइम के साथ, कोई फ्रैक्शन है, कोई वेट है, कोई मेजरमेंट है या कोई पैसा, कोई मनी है, तो हमेशा उसके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। सो दिस इज ऑल अबाउट 5 रूल। अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला जो रूल है वो ये है कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी या फिर एनीवन, नो वन, एवरीवन ऐसे करके कोई भी टर्म्स आते हैं तो हमेशा वो सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होगा, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होगा। इतना ओके है। अगला देखते हैं। रूल नंबर 7 में 3 केसेस आ जाएंगे। सो नंबर 1, ए एंड डी एंड क्या है, एक कंजंक्शन होता है जो 2 सेंटेंसेस को मर्ज करता है, 2 पीपल को मर्ज करता है, 2 सब्जेक्ट्स को मर्ज करता है या 2 फ्रेजेस को मर्ज करता है। तो केस नंबर 1 कह रहा है कि अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं और वो जुड़ रहे हैं, वो ऐड हो रहे हैं, वो कंबाइंड हो रहे हैं ए एंड डी से, उस टाइम पे अगर वो 2 अलग व्यक्तियों की बात करता है तो वो यूज करेगा plural verb. I repeat it, if 2 subjects joined by A and D and it refers to different person, यानी मोहित and मयंक, अपर्णा and एकता, उस केस में आपका जो verb होगा वो होगा plural। क्लियर है? उसके आगे जो सेकेंड केस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हम लोग सिली मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो अगर 2 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और वो जोड़ा गया है ए एंड डी एंड लगाकर, यानी कि सिंगर एंड मदर, डॉक्टर एंड फिलोसोफर, और वो जो 2 सब्जेक्ट्स है अगर वो एक ही पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, उस केस में आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब। इट रेफर्स सेम पर्सन। व्हाट आई सेड, इट रेफर्स, अगर वो दोनों सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति की क्वालिटी को शो कर रहा होगा, उस केस में आपका वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब। इतना क्लियर है? इसके अलावा इसका थर्ड केस भी बनता है जहां पर हम लोग ए एंड डी को यूज करते हैं समटाइम्स आइडियाज देने के लिए, समटाइम्स यूनिवर्सल फैक्ट की बात करने के लिए, समटाइम्स कोई जनरल ट्रूथ की बात करने के लिए, या फिर समटाइम अपनी चॉइसेस बताने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मैंने कहा ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, इंस्टेड ऑफ ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट, वो गलत हो जाएगा। सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट, एनी काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट, ऑल्टरनेट्स, उस केस में आपका वर्ब क्या होगा बेटा? सिंगुलर वर्ब होगा। ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। आई थिंक ये 7 रूल्स इजी बीजी थे। अब 8वीं की तरफ चलते हैं, जो आपका 8th रूल है। अगर वर्ड आता है ऑडियंस, अगर वर्ड आता है कॉन्ग्रीगेशन, अगर वर्ड आता है क्राउड, अगर वर्ड आता है ग्रुप, अगर वर्ड होता है फैमिली, पुलिस, ऐसे करके उस टाइम पे आपका जो वर्ब है वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। फैमिली मेंबर्स आर, फैमिली मेंबर इज, ऐसे करके। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आपका जो वर्ब होगा यहाँ पे सेंटेंस पे निर्भर करेगा कि वो सिंगुलर वर्ब जाएगा या फिर प्लूरल वर्ब जाएगा। रूल नंबर 9 की बात कर ली जाए अगर,
तो रूल नंबर 9 कहना चाहता है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को बोल रहा है कि रूल नंबर 9 बताओ, एग्री करने के लिए, सहमति देने के लिए। तो रूल नंबर 9 बोल रहा है कि जो नाउन होगा वो दिखने में तो प्लूरल जैसा होगा, जो नाउन है वो दिखने में होगा प्लूरल जैसा, बट मीनिंग में होगा सिंगुलर जैसा। तो जैसा मीनिंग वैसा वर्ब, है ना। तो क्या हुआ, नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। तो जो सिंगुलर मीनिंग होगा उसके हिसाब से आपका वर्ब आ जाएगा सिंगुलर। ऐसे ही वाइस वर्सा रहने वाला है। इसी के साथ इसका बी पार्ट यहीं पे बता देती हूं मैं आपको। कुछ नाउन कैसे होते हैं, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। तो जो मीनिंग प्लूरल होगा तो वर्ब भी उसका प्लूरल ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 9 रूल्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा आएगा सिंगुलर वर्ब के साथ, ठीक है। वचन 1 ये हो गया। वचन 2 ये था कि प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। रूल नंबर 3 था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। फिर बात 4 में ऐसी थी कि अगर कभी बुक का नाम आ जाए, कोई प्ले का नाम आ जाए, कोई स्टोरी का नाम आ जाए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, जिस भी फॉर्म पे हो, वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म पे ही वर्ब लेके जाएगा, वो अपने सिंगुलर वर्ब के साथ ही फॉलो होगा। उसके अलावा मैंने बात की थी अगली, दैट इज रूल नंबर 5, कि जो टाइम है, फ्रैक्शंस की बात होगी, वेट की बात होगी, मेजरमेंट्स की बात होगी, या कोई पैसे की बात होगी, तो वो सारी चीज जो फॉलो होगी वो सिंगुलर वर्ब के साथ ही जाने वाली है। उसके अलावा अगर आपके सेंटेंस में वर्ड है एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, नोवन, एवरीवन, समवन, ये सारे रूट कॉज जो जाने वाले हैं वो सिंगुलर वर्ब के साथ ही फॉलो होंगे। आप गलती से भी इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज नहीं करोगे। रूल नंबर 7 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे वर्ड आ जाता है AND, एंड, जिसको हम लोग कंजंक्शन भी बोलते हैं। सो कंजंक्शन का पॉइंट नंबर 1 आ रहा है कि अगर कंजंक्शन दिया हुआ है और 2 अलग व्यक्तियों को ऐड कर रहा है तो उस टाइम पे आएगा प्लूरल वर्ब। केस नंबर 2 कह रहा है कि अगर 2 सब्जेक्ट्स को ऐड किया है पर जो वो 2 सब्जेक्ट हैं वो किसी एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, उस केस में यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद एंड कह रहा है कि अगर तुम लोग मुझे तुम्हारे फेवरेट ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हुए यूज करोगे तो प्लूरल वर्ब नहीं जाएगा, सिंगुलर वर्ब ही लेना है। ऐसे करके एंड ने अपनी सारी फरमाइशें आपको बता दी। ये 3 केसेस बनते हैं एंड के साथ। उसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, नाउन है, ऑब्वियस सी बात है कि ऑडियंस है, कॉन्ग्रीगेशन है, क्राउड है, ग्रुप है, फैमिली है। इसका जो सेंटेंस में मीनिंग आएगा उसके हिसाब से आपका सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट जाएगा या फिर प्लूरल कॉन्टेक्स्ट जाने वाला है। रूल नंबर 9 है कि रूल नंबर 9 कहता है कि मैं दिखने में हूँ प्लूरल जैसा पर मीनिंग में मैं हूँ सिंगुलर, तो ऑब्वियस सी बात है मैं फॉलो करूंगा सिंगुलर वर्ब को। इसका ही एक बी पार्ट है जिसमें वो दिखने में होता है सिंगुलर जैसा पर मीनिंग में होता है प्लूरल जैसा, तो जैसा मीनिंग में होगा वैसा ही वर्ब आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये सारे 9 रूल्स थे। आगे देख लेते हैं, कुछ और भी रूल्स दिया हुआ है यहाँ पे। सो रूल नंबर 10 के हिसाब से बोला कि अगर वर्ड आ जाता है सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, फ्रेम्स, ट्राउजर्स, पेन्स, तो ये सारा जो भी इसमें जाने वाला है वो किस में जाएगा बाहर, प्लूरल वर्ब पे, क्योंकि सीजर्स सीजर्स, स्पेक्टिकल्स ये स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स ट्राउजर्स, ऐसे करके। तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ ही क्या होगा, प्रोमिनेंट रहेगा। इसके अलावा रूल नंबर 11 देख लीजिए, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी 2 सिंगुलर सब्जेक्ट अगर दिए हुए हैं और वो जोड़ा गया है और इधर, नीदर, नॉर से, है ना, तो आपका जो वर्ब होगा बच्चा पार्टी वो होगा सिंगुलर वर्ब। आई रिपीट दिस रूल अगेन। रूल नंबर 11 के हिसाब से अगर कोई 2 सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक मोहित एक अपर्णा, इधर मोहित और अपर्णा,
अगर दिया हुआ है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, क्योंकि दोनों में से एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। नीदर मोहित नॉर अपर्णा, इधर मोहित और अपर्णा, ऐसे करके, या फिर मोहित और अपर्णा इज कमिंग फॉर इवेंट, दोनों में से कोई एक जन ही आने वाला है। उसके अलावा हमारे पास है ट्वेल्थ रूल। थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है बच्चों ने, फिर भी मैं आपको इजी बिजी वे से समझा देती हूँ। कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है किसी भी एनिमल, प्लेस, थिंग या फिर पर्सन का ग्रुप ना, फ्लॉक, ग्रुप, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, ऐसे करके होता है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग अपने पूरी फैमिली मेंबर को एज अ जॉइंट फैमिली रेफर करते हैं, पर कई बार हम लोग अपनी पर्सनल फैमिली को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे वही समझना है कि जब आपका कलेक्टिव नाउन एज अ ग्रुप यूज होगा, एज अ ग्रुप, एज अ यूनिट, एज अ वन, एज अ होल, तब आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब। आई रिपीट दिस रूल अगेन, अगर आपका कलेक्टिव नाउन आपके सेंटेंस में एज अ ग्रुप, एज अ यूनिट, एज अ होल यूज हो रहा होगा, तब आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब। बट अगर आपका वही ग्रुप नाउन, वही कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में एज एन इंडिविजुअल यूज हो रहा होगा, उस केस में आप यूज करोगे प्लूरल वर्ब, बहुवचन, प्लूरल वर्ब। क्लियर है? सो एक वचन जब हमने तब यूज करना है जब हम पूरे ग्रुप को एक मानकर चल रहे हैं, और हमें प्लूरल तब यूज करना है जब हम उस ग्रुप के परफॉर्मेंस को एक एक करके सराह रहे हैं। मैंने कहा एक ग्रुप है जिसमें 10 लोग हैं, वो अपना अपना परफॉर्मेंस कर आए, डांस किया, सिंगिंग किया, जो भी किया, तो सबने बहुत अच्छा किया। बट जब बात आई कि किसी एक को अवार्ड दिया जाएगा, तो उन ग्रुप में मौजूद 10 प्लेयर्स, 10 लोगों का पर्सनल एक एक एनालिसिस होगा। उस एक एनालिसिस में जाएगा प्लूरल वर्ब, और उस ओवरऑल ग्रुप में जाएगा सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? चलिए, उसके अलावा अगला रूल है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी भावनाएं जिसको आप महसूस कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते। लव, हेट, ये सारी चीजें क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जाएगी तो हमेशा आपका वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब। ओके है? चलें आगे। उसके बाद देख लीजिए 14 फिर से कंजंक्शन की बात कर रहा है। अगर आपके सेंटेंस में दिया हुआ है along with, together with, as well as, with या फिर एक्सेट्रा, तो आपका जो वर्ब डिपेंड करेगा वो फर्स्ट पर्सन के ऊपर होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। लाइकवाइज अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल ही होगा। सेकेंड सब्जेक्ट को अवॉइड करना है, सेकेंड सब्जेक्ट को अवॉइड करना है। सुना मेरी बात ध्यान से? ठीक है, आगे देखिएगा रूल नंबर 15 देखिए। रूल नंबर 15 भी काफी इजी सा है, अगर आप इसको करते हैं तो ये काफी इजी है। रूल नंबर 15 कहना चाहता है कि मैं यूज होता हूं पेयर में। सबसे पहले ये पेयरिंग कंजंक्शंस है, ये आपस में ही यूज होते हैं, एक एक करके यूज नहीं कर सकते। अगर नीदर जा रहा होगा तो नॉर भी साथ में जाएगा, इधर आएगा तो और भी साथ में आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये वो वर्ब्स यानी ये वो सेंटेंसेस हैं जो वर्ब डिसाइड करेगा सेकेंड सब्जेक्ट पे। जो वर्ब डिसाइड करेगा वो किस पे प्रोमिनेंट होके करेगा? सेकेंड सब्जेक्ट पे, यानी इसको फर्स्ट सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा। इन शॉर्ट यू कैन से दैट इस केस में जो आपका वर्ब डिपेंड करता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे करेगा, और नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा? ऑब्वियस ही बात है, सेकेंड वाला होगा। सो ये सारे बेसिक मैंने आपको बता दिए हैं बच्चा। इसके अलावा भी अगर कुछ रह गया है तो वो अभी हम लोग कवर कर लेंगे। मेरे ख्याल से 1-2 और रह गया होगा। अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है देयर या फिर हेयर से, तो आपका नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका नाउन सिंगुलर है
तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, 1 मिनट दीजिएगा। सपोज दैट अगर मेरा हेयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है या फिर देयर से स्टार्ट हो रहा है, इफ योर सेंटेंस स्टार्ट्स हेयर एंड देयर, है ना, विद हेयर एंड देयर, तो आपको इसमें नाउन को देखना है, नाउन को देखना है। अगर नाउन सिंगुलर है तो फिर आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, फिर आपका सिंगुलर वर्ब ही आएगा। और अगर आपका नाउन प्लूरल है तो फिर आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही होगा। तो ये एक अलग रूल था जो हमने वहां पे कवर नहीं किया था, वो यहाँ पे लिख दिया है। इतना क्लियर है? तो ये भी एक रूल है। अगर मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हेयर से, देयर से, और उसमें नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आपका होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, देयर इज रश। रश क्या है? अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है? इज आता है। देयर आर 50 रूम्स। 50 रूम्स क्या है? काउंटेबल है, तो 50 रूम्स के साथ आर आ गया। इतना क्लियर है? तो ये ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई होप इसी के साथ हमने जो भी हमारे रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, वो हमने क्लियर कर लिया है ऑलमोस्ट, है ना। अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं ताकि ये वीडियो और बड़ी ना हो जाए भाई, है ना, क्योंकि वो भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चले अब सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, जो दिस होता है, जो दीज होता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। आई थिंक, मैंने को लगता है बहुत सारे बच्चों ने किया होगा सॉल्व। दिस पार्ट ऑफ द बुक, यानी दिस पार्ट, पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक पार्ट की बात की जा रही है। दिस पार्ट ऑफ द बुक डैश बोरिंग है, यानी कि इज बोरिंग है, आर बोरिंग है, हैज बोरिंग है, हैव बोरिंग है। अब हैव, हैज और आर और इज, तो आपको क्या सुटेबल लग रहा है? दिस मतलब क्या होता है? एक सिंगल पार्ट की बात हो रही है। दिस पार्ट ऑफ द बुक आर बोरिंग, हैज बोरिंग, हैव बोरिंग, तो क्या आ जाएगा भाई? इज बोरिंग हो जाएगा ना, isn't it? है। ओके, इस बुक का ये वाला जो हिस्सा है वो बहुत बोरिंग है। दिस पार्ट ऑफ द बुक इज बोरिंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई वी चूज दिस। ओके, चले अब अगला आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ईदर, ठीक है, ऑफ द टू कैंडिडेट्स, यानी अब इसमें क्या आंसर आएगा? हाँ, जल्दी से बता दीजिए। ईदर आ चुका है तो बिना सोचे समझे हमको क्या लिखना पड़ेगा? ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स इज एलिजिबल, हैव एलिजिबल, आर एलिजिबल, हैज बीन एलिजिबल। रूल के हिसाब से इधर आ जाएगा, नीदर आ जाएगा, नॉर आ जाएगा, तो क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब फॉलो करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सिंगुलर वर्ब फॉलो करेंगे। सिंगुलर वर्ब कहीं दिख रहा है? इसके अलावा और कोई नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स इज एलिजिबल, जिबल, ठीक है। चलिए, मोस्ट ऑफ द वर्कर डैश एंड स्ट्राइक, यानी कि मोस्ट ऑफ, अधिकतर, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द वर्कर डैश एंड द स्ट्राइक, यानी कि कहां पर है? स्ट्राइक पर है। इज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा या आर आएगा। इस तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला गया। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है नहीं, तो हैव और हैज का भी काम नहीं है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा कि बहुत सारे। मोस्ट मतलब क्या होता है? मोर देन वन। मोस्ट ऑफ द वर्कर आर ऑन दी स्ट्राइक, ये ऑन है, ठीक है, ऑन दी स्ट्राइक। मोस्ट ऑफ द वर्कर ऑन द स्ट्राइक। मोस्ट ऑफ मतलब क्या हो गया? ज्यादातर, है ना। मोस्ट ऑफ द वर्कर यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। मोर देन वन, एक से ज्यादा, कई सारे। सो मोस्ट ऑफ द वर्क ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या था? वो प्लूरल हो गया, तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा? सो इट टेक्स प्लूरल वर्ब। ओके, समझ में आ गया? सो आगे चलते हैं। माई नेबरहुड, मेरी नेबरहुड
यानी मेरी पड़ोसी, माई नेबरहुड, सिर्फ एक पर्टिकुलर है, माई नेबरहुड, मेरी पड़ोसी, नेबरहुड्स पड़ोसे, बहुत सारे पड़ोसियां, पड़ोसी एक, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर एक पड़ोसी की बात की गई है तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, अगर यहाँ पे नेबरहुड्स होता तो मोर देन वन हो जाता, पर यहाँ पर बात की गई है एक नेबरहुड की, तो एक नेबरहुड के लिए मैं क्या यूज करूंगी, इज यूज करूंगी। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये पता कैसे करना है कि एक है दो है, तो बच्चा ये जो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है माय नेबरहुड, नेबरहुड मतलब एक की बात हो रही है, नेबरहुड्स होते तो मोर देन वन की बात होती, मोर देन वन की बात होती तो फिर हम क्या करते, यहाँ पे प्लूरल लगाते, पर अभी हमारा क्या है ऑप्शन राइट, क्या है, इज है, एक की बात हो रही है, एक पड़ोसन की बात हो रही है, इसीलिए हमने लिया सिंगुलर वर्ब। नीदर यू नॉर योर सिस्टर, याद आया, याद आया, नीदर नॉर पेयरिंग है। अब तुम्हारे पास दो बेसिक रूल्स हैं यहाँ पे, ये है तुम्हारा फर्स्ट सब्जेक्ट और ये है तुम्हारा सेकेंड सब्जेक्ट, ये है तुम्हारा सेकेंड सब्जेक्ट। अब जब हम लोग पेयर की बात कर रहे थे, ईदर और नीदर नॉर, तो क्या बोला था मैम ने ध्यान रखने के लिए, सेकेंड सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, नियरेस्ट वन इंपॉर्टेंट है, तो जो नियरेस्ट वन है अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं, जल्दी से बता दो। नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम, योर सिस्टर, क्लियर है, ओके। अब आपको एक और कंसर्न आ जाएगा यहाँ पे कि मैम टॉक आएगा कि टॉक्स आएगा कि टॉक्ड आएगा या फिर टॉकिंग आएगा। अब आप फटाफट से सोचो एक मिनट, अगर हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो फिर क्या होना चाहिए राइट आंसर, जल्दी से बता दो। नीदर यू नॉर योर, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। हाँ भाई, अच्छा आपको टाइम भी दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए। नीदर यू नॉर योर सिस्टर, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉक हो जाएगा, टॉक्स हो जाएगा, टॉक्ड हो जाएगा या फिर टॉकिंग हो जाएगा। अब देखो, नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश योर सिस्टर, सेकेंड, ठीक है, ओके। सो क्या होगा, टॉक, टॉक्स, टॉक्ड, टॉकिंग, जल्दी से बता दो। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम ये वाला और ये वाला तो गलत, इन दोनों में से क्या है, ये V1 है और ये V1 प्लस S फॉर्म है, SNES फॉर्म। सो नीदर यू नॉर योर सिस्टर, ना तुम ना तुम्हारी बहन को वहां पर उनसे बात करनी चाहिए, है ना, टॉक और टॉक्स, सो आंसर क्या हो जाएगा, टॉक हो जाएगा, तुम्हारी बहन, सेकेंड पर्सन की बहन, तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, ठीक है, ओके, क्लियर है। चलें अब आगे, किसका किसका आंसर, मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चों ने टॉक्स लिखा होगा, पर टॉक्स यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई। अगर यहाँ पे सिर्फ सिस्टर होता तो मैं यहाँ पे टॉक्स लिखती, पर योर सिस्टर है, तुम्हारी सिस्टर है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, टॉक आ गया। जैसे आपने यहाँ पे गलती की वैसे आगे नहीं करनी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉक। आगे चलते हैं, 20 years क्या है भाई, क्या बता रहे, टाइम बता रहे, एज बता रहे, तो क्या आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा ना मैम, सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब ढूंढो भाई, कहाँ है, आर होता है, नहीं, इज होता है, यस। सो 20 years इज द मैक्सिमम, is the minimum age to fill this form, 20 years is the minimum age to fill this form। तो ऐसे करके आपको समझ में आ गया, ये वो वाले फ्रैक्शन वाला, टाइम, मनी, फ्रैक्शन, एज, मेजरमेंट, तो आपका आ जाएगा सिंगुलर वर्ब। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, यानी दो अलग अलग लोग हैं, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो हैज आएगा, हैव आएगा, विल आएगा, आर आएगा। विल तो चला गया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ बॉक्स। अब मैंने आपको रूल बताया था कि अगर जुड़ा होगा एंड से और दो अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, टू डिफरेंट पर्सन है यहाँ पे,
अगर टू डिफरेंट पीपल की बात की गई है, टीचर एक अलग पर्सनालिटी होता है, स्टूडेंट्स एक अलग पर्सनालिटी होते हैं, तो ये हो गया प्लूरल यानी मोर देन वन। अब यहाँ पे है जस्ट अराइव यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म के हिसाब से मानेंगे तो यहाँ पे आर तो नहीं आएगा, हैज़ भी नहीं आएगा क्योंकि हैज़ तो आता है सिंगुलर के साथ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसीलिए आपको कहा था रूल्स के बाहर कुछ नहीं आता, सिर्फ रूल्स को हाथ में काबू कर लोगे तो सब कुछ डंडना डंडन हो जाएगा। अगला भी बहुत इजी है, ये भी रूल में आया था। क्या है, कुछ बोलने की जरूरत है मुझे? क्या आएगा यहाँ पे? एवरीवन देखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब ढूंढ भाई ऑप्शन में। कौन सा है, कौन सा है? ये रहा मैम, मिल गया। है कोई दिक्कत? है कोई दिक्कत क्या? है ना, आ गया, इजी बिजी हो गया, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए क्योंकि एवरीवन आते ही, समबडी आते ही, एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग आते ही दिमाग में आना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब आते ही यहाँ पे ढूंढने लग जाओ कौन सा सिंगुलर वर्ब है एंड हैवी गो, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, द प्रिंसिपल है सिंगुलर पर ये हमको ध्यान देना नहीं है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। नॉर द टीचर्स ये हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है। किस पे वैल्यू देना था? फर्स्ट पे देना था, सेकेंड पे देना था? जल्दी से बता दो किसको इंपॉर्टेंस देनी थी इस वाले केस में? पेयर है, नीदर नॉर है, नीदर नॉर, तो फर्स्ट वाले को इग्नोर करना था, सेकेंड वाले को देना था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो? प्लूरल वर्ब आ जाएगा ना यार। द टीचर्स क्या होता है? द टीचर्स होता है प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी तो आएगा। इसमें से कहाँ है प्लूरल, फटाफट से ढूंढो। हैज सिंगुलर होता है, वॉज सिंगुलर होता है, हैव वाला सेंटेंस नहीं है, है ना, हैव वाला सेंटेंस नहीं है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर कन्विंस्ड, यानी सिंपल पास्ट सेंटेंस है, इस वजह से हमने चूज किया वर। ओके ओके भाई, आया समझ में? चलिए आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, अकॉर्डिंग टू द न्यूज, ठीक है, द शार डैश टू टेक प्लेस। अब यार जब भी बात की थी मिजल्स की, मम्स की, न्यूज की, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में होते हैं प्लूरल जैसे, मीनिंग में होते हैं सिंगुलर, तो क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। तो जो न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है भाई बच्चा पार्टी? जो न्यूज़ है वो दिखने में कैसा है? प्लूरल, पर मीनिंग में क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा ना यार, सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? सिंगुलर वर्ब ढूंढो यहाँ पे, ये रहा, इजी। अरे कहाँ गया? उप्स, इजी, ठीक है, आगे समझ में। सो क्या है? इज है। हैज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस है, परफेक्ट सेंटेंसेस नहीं है, इसीलिए बाकी सारे हो जाएंगे एलिमिनेट एंड यू विल गेट योर राइट आंसर। द न्यूज क्या होता है? द न्यूज जो है, द न्यूज है, ये दिखने में होता है प्लूरल पर मीनिंग में होता है सिंगुलर, तो जो मीनिंग में होगा वर्ब भी वही एड अप होगा। अ नंबर ऑफ केसेस, अगर यहाँ पे अ आ गया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा प्लूरल, यहाँ पे आ जाएगा प्लूरल। अ नंबर आ गया अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लूरल वर्ब। क्लियर है? इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे होता द नंबर तो यहाँ पे आ जाता सिंगुलर वर्ब। ये भी एक रूल है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है प्लूरल वाला? इज होता है सिंगुलर, वॉज होता है सिंगुलर, हैज होता है, तो एक ऑप्शन आपके पास बच गया और वो था हैव बीन। अ नंबर ऑफ केसेस प्लूरल वर्ब, तो हमारे पास हैव बीन आ गया, रिपोर्टेड इन द एरिया। तो ऐसे करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यानी कि ये भी वैसा ही है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, मिजल्स, मम्स, डिजीजेस, ऐसे करके। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जो दिखने में होते हैं प्लूरल जैसे, मीनिंग में होते हैं सिंगुलर जैसे, तो वर्ब क्या जाएगा?
सिंगुलर जाएगा। वर्ब क्या जाएगा भाई बच्चा? सिंगुलर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है बीन, तो बीन के पहले इज लगा नहीं सकते, आर आएगा नहीं, हैव है प्लूरल तो हैज बीन आ जाएगा। सो पॉलिटिक्स हैज बीन, यानी कि सिंगुलर वर्ब हमने यहाँ पे फॉलो किया। मैं कुछ भी अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, जो अभी हमने रूल में फॉलो किया है हम बस वही यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। दीज डैश, यानी दीज मतलब क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब यार इस तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया हैव। अब आपको लग रहा होगा मैम हैव क्यों नहीं आया है, तो यहाँ पे V3 यूज नहीं हुआ है। सो इट्स ऑल दीज आर रिलीजियस रिचुअल्स, दीज आर रिलीजियस रिचुअल्स। सो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। दीपक विद हिज वाइफ, दीपक जो है वो अपनी बीवी के साथ, अब याद करो किस पे ध्यान देना था? फर्स्ट सब्जेक्ट पे मैडम। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? दीपक है, तो दीपक क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ना यार दीपक। तो दीपक है जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा, और क्या है ना, यही तो पढ़ रहे हैं कब से, आधे एक घंटे से। सो हैज आएगा क्या? हैव आएगा क्या? आर आएगा या इज आएगा? इज आएगा या हैज? ये दोनों तो बाहर चले गए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ क्या रह जाएगा? हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ दो चीजें आ जाएंगी। अब ये कैसा है? साइंड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है? हैज या फिर हैव। अब जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? हैज आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? हैज हो गया। क्लियर है? आ रहा है समझ में क्या? नींद तो नहीं आ रही किसी को भाई? आ भी रही है तो फिर कोल्ड ड्रिंक पी लो। ओके, द पैनल ऑफ जजेस, द पैनल ऑफ जजेस। अब मुझे लगता है ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। द पैनल ऑफ जजेस डैश सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ बात की गई है, द पैनल ऑफ जजेस, यानी आप कैसे समझ सकते हो कि अ ग्रुप ऑफ जजेस, एक जजेस है, ज्यूरी है ना, जजेस है, उनका एक ग्रुप है, ग्रुप यानी कि एज अ होल, उन सभी को एक यूनिट मानकर, एक ग्रुप मानकर, एक टीम मानकर हमने यहाँ पे अपना डिसीजन सुना दिया। अब जब ये ग्रुप एंड ऑल हो गया तो ये वाले सिंपल सी लॉजिक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब आ जाएगा ना यार। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपका वर्ड ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, होल रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर यूनिट कर रहा है, तो उसके सामने आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। कौन सा है? हैव, वर, हैज, इज। इज आएगा क्या? इज सेंटेंस्ड हिम, तो कोई सेंटेंस नहीं बना। जल्दी से बता दो क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। सो ऑब्वियस ही बात है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है मैम, तो थर्ड फॉर्म के पहले आता है, अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव। तो अपने पास क्या है? क्या है जल्दी बताओ? ग्रुप है, होल है, यूनिट है, तो क्या आएगा? हैज आएगा ना यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। ये मैंने अभी रूल्स में आपको समझाया है, बस वहीं से फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चले आगे देखिए। द डॉग एंड द कैट, तो मैंने कहा द डॉगी एंड द बिल्ली। अब आप देखो एंड के बाद आर्टिकल दिया हुआ है। इफ देयर इज एन आर्टिकल आफ्टर एंड, तो इसका मतलब ये दो अलग व्यक्ति की बात हो रही है। पर अगर एंड के बाद नो आर्टिकल, दैट मीन्स इट रेफर्स सेम पर्सन। ठीक है, द डॉग एंड द कैट, एक कैट की बात हो रही है और एक डॉगी की बात हो रही है। ये एक पर्सन, ये दो पर्सन, यानी हमारे पास हो गए प्लूरल सब्जेक्ट। अब जब भाई प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब क्या होगा मैम? प्लूरल ही तो होगा, और क्या होगा? प्लूरल ही होगा। ढूंढो भाई प्लूरल। बीन फेड, बीन फेड आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। तो अब यहाँ पे क्या सही लग रहा है? मेरे को ये सही लग रहा है कि नहीं? क्या सही लग रहा है भाई? यही तो सही लग रहा है कि नहीं? द डॉग एंड द कैट क्या आर बीन फेड, हैव बीन फेड, या फिर क्या? सो हैज आएगा,
आर आएगा, वर आएगा या फिर हैव आएगा? जल्दी से बता दो. द डॉग एंड द कैट हैज बीन नहीं, आर नहीं, वर बीन नहीं. सो द राइट आंसर इज हैव बीन फेड. यानी कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्लूरल वर्ब. सो इतना क्लियर है बच्चा लोग? हैज रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब था. आर रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये प्लूरल वर्ब तो था, पर हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट सेंटेंस है, परफेक्ट सेंटेंस था, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? हैव हो गया. हिज वर्क्स, हिज वर्क्स, वर्क्स क्या है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल या फिर क्या है? जल्दी से बता दो. वर्क्स क्या होता है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, मोर देन वन है, लेस देन वन है, कैसा है? हिज वर्क्स डैश एप्रिशिएबल, यानी उसका जो काम है, उसका जो बहुत सारा काम करने का तरीका है, वो मुझे हमेशा सराहता है, बहुत अच्छा लगता है. सो हिज वर्क्स यानी कि उसका काम. हिज वर्क्स डैश एप्रिशिएबल यानी कि क्या होगा? आर होगा, इज होगा, हैज होगा या फिर हैव होगा. अब देखो, अगर यहाँ पे होता हिज वर्क तो यहाँ पे आता इज. अब यहाँ पे है वर्क्स, यहाँ पे है वर्क्स, तो क्या आएगा? आर आएगा. सो राइट आंसर इज ए, हिज वर्क्स डैश एप्रिशिएबल. क्लियर है? सिंगुलर होता तो इज, प्लूरल है तो फिर आर आ गया. एंड आपका राइट आंसर क्या हो गया? आर हो गया. चले आगे देखिए. मेनी अ मैन, मेनी अ मैन बहुत सारे. सफर ड्यूरिंग पार्टीशन, बहुत सारे सज्जन पुरुष, बहुत सारे व्यक्तिजन को सफर करना पड़ा, सफर करना पड़ा, यानी सफर्ड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है. सो मेनी अ मैन बहुत सारे लोग, यानी मोर देन वन है, मोर देन वन है तो प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा? जल्दी से देखकर बता दीजिए, जल्दी से देख के बता दीजिए. मेनी अ मैन, मेनी अ मैन, ठीक है. सो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बता दो. क्या होगा? हैव होगा, हैज होगा, वर होगा, इज होगा या क्या होगा? तो आपको हमने क्या डिसाइड किया था? बोथ, मेनी, सेवरल, ऑल, फ्यू, ये सब जब भी आएंगे तो क्या होगा? एनी तब भी आएगा. तो आप क्या यूज करोगे? सिंगुलर करोगे, प्लूरल करोगे या फिर क्या करोगे? जल्दी से बता दो. सो मेनी अ मैन डैश सफर्ड, यानी अ मैन आ गया ना यार बेटा. अब जैसे ही अ मैन आ गया, मेनी अ मैन आ गया, उस टाइम पे आपको सिंगुलर वर्ब रखना है क्योंकि आपके यहाँ पे मेनी अ मैन है. अ मैन, अ मैन, तो अ मैन क्या हुआ? एक. तो आंसर क्या हो जाएगा? हैव होगा, हैज होगा, यानी कि हैज हो जाएगा. ठीक है. मेनी अ मैन है ना, यहाँ पे देखो अ मैन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है. अ मैन है यानी एक, इसलिए यहाँ पे बहुत में से एक, मेनी अ मैन, बहुत सारों में से एक का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब. सो हैज इज द राइट आंसर. हैज इज द राइट आंसर. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. द चीफ अलोंग विद हिज फैमिली, द चीफ अलोंग विद हिज फैमिली, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है, इसको ध्यान नहीं देना है. अलोंग विद फर्स्ट सब्जेक्ट प्रोमिनेंट था, तो द चीफ यानी तो द है वो क्या है अपने पास? सिंगुलर है. तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा. ढूंढिए भाई सिंगुलर, ये रहा. ठीक है, क्लियर है? आ गया समझ में बेटा जी? आ रहे नहीं आ रहे जल्दी से बता दीजिए. आ रहे नहीं आ रहे जल्दी से बता दीजिए. द चीफ along with his family dash involved, यानी कि द चीफ जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर हुआ तो हमने सिंगुलर को ही आगे माना. शी along with her friend, शी क्या है? थर्ड पर्सन है, यानी हमारे यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट और ये हमारे यहाँ पे सेकेंड सब्जेक्ट. इसकी कौनो वैल्यू नको, इसकी भाई बोलबाला है. तो कैसे डिसाइड करेंगे? शी क्या है? सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा? सिंगुलर आएगा. आर प्लूरल होता है, वर प्लूरल होता है, इज प्लूरल नहीं होता, तो इज आपका राइट आंसर हो गया. सो शी अलोंग विद हर फ्रेंड्स
डैश टेकिंग द एग्जाम, सो इज टेकिंग द एग्जाम। शी क्या हुआ, सिंगुलर पर्सन हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। तो ये हो गया हमारा MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये रिपीट हो गया, इसे इग्नोर कीजिएगा। चले, इन ईच ऑफ द लाइंस बिलो वन वर्ब डज नॉट अग्री विद द सब्जेक्ट। ठीक है, अंडरलाइन द रॉन्ग वर्ब एंड राइट इट करेक्टली। गौरी एंड तमन्ना इज विजिटिंग द जैसलमेर फोर्ट। डैश the Jaisalmer fort are one of the largest forts. Dash in the world, the fort stand in the middle of the dash Thar desert. Several tales of valor is attached dash to this fort. Many warriors has tried to capture dash this fort. A few has succeeded and dash. अब यार ये क्या दिया हुआ है, in each of the lines below one verb does not agree with the subject. Underlines a wrong verb and write it correctly. थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेमिंग है आपका, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जल्दी से हमको इसको सही आंसर्स में, फिलर्स है बेसिकली, ये फिलर्स हैं। ठीक है, तो अब आप इसको फिलर्स को भरेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखा हुआ है जल्दी से बता दीजिए। गौरी एंड तमन्ना, ठीक है, गौरी एंड तमन्ना इज विजिटिंग द जैसलमेर फोर्ट। तो सबसे पहले इनकरेक्ट क्या आ जाएगा, डैश द जैसलमेर फोर्ट आर वन ऑफ द लार्जेस्ट। यानी कि सबसे पहले आपका जो भी यहाँ पे देखो कैसे समझना है, थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने सही नहीं किया हुआ है। ये वाला लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, इसमें एरर ढूंढना है आपको, इसमें एरर ढूंढना है, इसमें एरर ढूंढ के यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। उसके बाद सेकंड जो फ्रेम है अपना वो द जैसलमेर से स्टार्ट हो जाएगा। अब इस वाले में जो भी फॉल्ट है वो यहाँ पे लिखना है। देखो क्या है, जल्दी से देखो, गौरी एंड तमन्ना इज, या दो अलग अलग पर्सन है, तो इस कैसे आ सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो गया। सो राइट आंसर क्या हो गया बेटा जी, इसको बदलकर हमने आर कर दिया। अब अगला सेंटेंस जो दिया हुआ था, द जैसलमेर फोर्ट आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स। अब यहाँ पे क्या सही होगा, आर के बदले क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा ना यार, तो यहाँ पे इज हो गया। पहले वाले सेंटेंस में गलत निकला इज और राइट था आर, यानी ये एरर स्पॉटिंग है। सेकंड में जब जैसलमेर फोर्ट आर तो गलत होता है, तो आर को मैंने सही कर कर इज कर दिया इन द वर्ल्ड। थर्ड देखिए, द फोर्ट स्टैंड इन द मिडल ऑफ डैश, यानी जो द फोर्ट है वो स्टैंड, द स्टैंड। अब द फोर्ट है, सिंगुलर है, तो प्लूरल कैसे लगाएगा बाबू भैया, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंड्स। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्टैंड्स। सेवरल टेल्स ऑफ वेलोर इज अटैच्ड, सेवरल टेल्स ऑफ वेलोर इज कैसे हो सकता है, मोर देन वन है ना, टेल्स ऑफ वेलोर बहुत सारी कहानियां, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। टू दिस फोर्ट मैनी वॉरियर्स हैज ट्राइड टू कैप्चर। अब यहाँ पे देखो मैनी वॉरियर्स प्लूरल है, मोर देन वन है, तो यहाँ पे हैज कैसे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव। क्लियर है, मैनी वॉरियर होता, मैनी अ वॉरियर होता, मैनी अ वॉरियर, तो यहाँ पे सही होता, पर मैनी वॉरियर्स है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव। अ फ्यू हैज सक्सीडेड, अ फ्यू है, अ फ्यू है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे द फ्यू होता तो ये राइट होता, पर हमारे सेंटेंस में अ फ्यू है, जिसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हैव। सो ये ऐसे करके एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें आपको एरर स्पॉट करने थे, ठीक है, एरर स्पॉट करना था, और जो भी राइट था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके जी, चले आगे। या आप यहाँ से आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा।
आई थिंक सेम ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग sentences. In the following sentences, each of these, each word आ गया तो each को जहां देख लिया वहां पे आप सीधा लिख दो has. each जहां देख लिया वहां सीधा लिख दो has. 10 miles क्या है? मेजरमेंट, तो क्या आ जाएगा? is. ठीक है, टाइम, मेजरमेंट, वेट, ये सब पे आ जाएगा। मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ स्टूडेंट है यानी सिंगुलर है तो क्या आएगा? ट्राइज आ जाएगा। ठीक है, ट्राइज आ जाएगा क्योंकि ये अ स्टूडेंट सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए मैनी अ स्टूडेंट, बहुत सारों में से एक स्टूडेंट की बात हो रही है। मैनी अ स्टूडेंट्स होता तो मैं यहाँ पे ट्राई लिखती। स्टूडेंट है, एक व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे ट्राइज लिखा हुआ है। ट्राइज हार्ड टू पास हिज एंट्री, देखो हिज। क्लियर? चले, द फर्नीचर इन हिज हाउस डैश इम्प्रेसिव, यानी द फर्नीचर। अब ये जो फर्नीचर है, जो मटेरियल नाउन होता है, वो भी हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही जाएगा। सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? लुक्स इम्प्रेसिव। मटेरियल नाउन जो भी है वो हमेशा से सिंगुलर वर्ब के साथ ही जाता है। फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स, इस तो नहीं आएगा। फ्यू मतलब कुछ, इसका मतलब तो सिंगुलर के लिए होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? लिख, यहाँ पे आ जाएगा आर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? चलिए आगे देखिएगा आप। अच्छा, ये आंसर आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा, हैज, इज, ट्राइज, लुक्स, आर। ठीक है, चलिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, इन द फॉलोइंग्स, तो क्या हो जाएगा? रितेश, रितेश माई बेस्ट फ्रेंड, रितेश। ठीक है बेटा, सो रितेश यानी रितेश और मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बंधु। रितेश माई बेस्ट फ्रेंड डैश लीविंग फॉर जापान, जापान के लिए निकल रहा है। सो अब आपको लग रहा होगा कि दो अलग अलग व्यक्ति है क्या, तो देखिए कॉमा लगाया है। रितेश मेरा बेस्ट फ्रेंड यानी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो क्या आएगा? जब एक ही व्यक्ति की बात होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगा। रितेश मेरा बेस्ट फ्रेंड जो कि निकल रहा है जापान के लिए अगले हफ्ते, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? इज आ जाएगा। ठीक है, इज आ जाएगा। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बहुत। मोस्ट ऑफ अगर यहाँ पे फ्रेंड होता तो आता इज, और अगर यहाँ पे फ्रेंड्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? आर आएगा ना। ठीक है, बहुत मतलब मोस्ट ऑफ, अधिकतर मेरे जो दोस्त भाई बंधु हैं वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, यानी कि आर। माई फ्रेंड्स हो गया प्लूरल, अगर ये फ्रेंड होता तो इज आता, फ्रेंड्स है तो इसलिए आर आया हुआ है। द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन, द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन डैश, इंटॉक्सिकेशन क्या है? अनकाउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हो। द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो क्या आएगा? वेरीज आएगा ना। अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इधर बॉयज, इधर बॉयज और गर्ल्स, क्या या तो लड़कियां या तो लड़के, क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है भाई जी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल आएगा। अगर यहाँ पे होता इधर बॉय और गर्ल तो इज आता। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर वर्ब आता। एम आई राइट? चले आगे देखो, बहुत इजी है। अ नंबर, अ नंबर ऑफ पीपल, क्या करना है भाई? कुछ करना है क्या? नहीं। अ नंबर आ गया तो मैडम ये तो हो जाएगा प्लूरल, खत्म, टाटा, फुल मार्क्स जेब में। ठीक है, चले आगे देखिएगा। अच्छा, ये आंसर्स आप यहाँ से वेरी कर लीजिएगा। ठीक है जी, चले 24 बिसाइड्स एनकाउंटरिंग, अब ये आ गया फिलर्स, फिलर्स के फॉर्म पे। पहले हमने कर लिया एडिटिंग, फिर हमने कर लिया एमसीक्यू, अब हम कर रहे हैं फिलर्स। बिसाइड्स एनकाउंटरिंग द स्ट्रेंज एब्रोजाइंस द फर्स्ट इंग्लिश सेटलर डैश themselves, the first English settlers find themselves in the presence of a new and wide variation of climate। यानी besides encountering, यानी encountering मतलब क्या होता है बच्चा लोग?
एनकाउंटरिंग मतलब होता है किसी से मिलना, किसी से मुलाकात, किसी से चलते चलते मुलाकात हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, encountering. So besides encountering the strange abrogynes, abrogynes क्या होता है basically, so you can say that कि दो तरीके के लोग होते हैं who are related to those already, या तो वो लोग ऑस्ट्रेलिया कॉलोनियंस के होते हैं या फिर वो लोग ब्रिटेन से होते हैं ना, ऐसे करके बेसिकली पीपल की बात की गई है, पीपल की बात की गई है, ठीक है यार, ऑस्ट्रेलिया या फिर आप ब्रिटेन के, लाइक थोड़ा सा ऐसा है, पीपल, टाइप ऑफ पीपल की बात की गई है ना, उनकी ओरिजिनलिटी की बात की गई है. सो द फर्स्ट इंग्लिश सेटलर्स कौन थे उनमें से पहले जो थे, सो देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ न्यू एंड वाइड वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ओके. अब यहाँ पे बोला गया है कि फाउंड, फाइंड या फिर क्या, पुरानी बात है तो सॉरी पुरानी बात है. बिसाइड्स एनकाउंटरिंग द स्ट्रेंज, द फर्स्ट सेटलर्स फाउंड हो जाएगा, ठीक है, पास्ट. themselves in the presence of new wide variations of climate in their old home they dash, यानी कि in their old home they dash. अब यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, आप गेस करो क्या होगा, पास की बात चल रही है ना, they had been, ठीक है, ये a customized, ठीक है, परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट. सो इन देयर ओल्ड होम दे हैड बीन अकस्टमाइज्ड, ठीक है, अच्छा अकस्टम्ड है, अकस्टम्ड, कस्टमाइज्ड लिख दिया, अकस्टम्ड उसके आगे ही है, टू अ मॉडरेट टेम्परेचर. नाउ दे डैश, हैव का आगे क्या आ जाएगा, पास में चल रही हैं सारी चीजें, तो आप यहाँ पे हेड लिख दोगे. बिफोर देम अ ग्रेट रेंज ऑफ क्लाइमेट फ्रॉम द कोल्ड कोस्ट ऑफ माइने टू द हॉट savannahs of Georgia, with all the gradations from the far north to the deep south. To the exigency of these variation, all the immigrants from the British Isles as well as the continents again had. Have का third form क्या हो जाएगा, had. To adapt themselves. Wherever the colonists set to work, they dash hostile weather conditions. ठीक है, hostiles, they dash यानी कि they still working on it. So you can say that they were braving hostile. ठीक है, they were braving hostile. They were braving hostile weather conditions. So still they are trying to adjust themselves and they are trying to be comfortable. So you can say that whenever we are talking about this, so आपको ये पता होना चाहिए जो भी it's like just suppose that मैंने कहा मेरा एब्रोजाइंस क्या है, so मेरा एब्रोजाइंस है कि in 2001 है ना, before that my hometown was a part of Uttar Pradesh, but after 2001 it got separated, पार्टीशन हो गया, अलग अलग हो गया. तो उसके बाद क्या हो गया, मेरा जो एब्रोजन है वो क्या है, यूपी कम उत्तराखंड है ना पहले, पर अब उत्तराखंड है. तो इस तरह से, तो यहाँ पे भी वैसे ही बात हो रही है ऑस्ट्रेलियंस और ब्रिटिशर्स की, है ना, ब्रिटेन्स और ऑस्ट्रेलियंस के कॉलोनिस्ट की बात हो रही है, एडजस्टमेंट की बात हो रही है, वेदर की बात हो रही है. तो इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करके लिख दोगे. यहाँ से आप आंसर्स देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है बेटा. तो इसी क्वेश्चन के साथ अब हम लोग अपना जो लेक्चर है वो यहीं पे ओवर करते हैं. सो इसी के साथ माया मैम की साइड से मेरे सारे जो भी बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 10th के लिए, उन सभी को बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स है, विशेस है, और मैम का सिर्फ एक ही कहना है कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया बोले मुझे तो यही बनना है. ठीक है भाई, वापस से बहुत सारी विशेस है,
बहुत सारी मोटिवेशंस हैं आप सभी को, पढ़ते रहो यार। बस जब थक जाओ पढ़ते पढ़ते तो सोचो मार्क्स, क्लैपिंग चाहिए ना यार अपने भाई के लिए, तो उस क्लैपिंग के लिए आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। कोई आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, सर मैम फर्स्ट आए, कैसी की थी प्रिपरेशन, तो आपकी स्टोरी दुनिया को पता चले, इसके लिए आपको मेहनत करनी जरूर पड़ेगी ही। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके बाय बाय, सी यू।